परिवार में प्रदीप अपनी पत्नी प्रेमलता, बड़े बेटे सोहन और बेटी प्रिया के साथ रहता था। वो लोग बहुत अमीर थे। सोहन के सिवा सबको अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। वो गरीबों को बहुत नीच और गिरा। ओह गॉड, दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, इनको तो जीना ही नहीं आता। बिल्कुल थर्ड क्लास के लोग हैं। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। मैं खुद अपने आसपास गंदे से तो दिखते हैं। क्या हो गया? ऐसा क्या देख लिया आप लोगों ने जो इतना कुछ बोल रहे हो? और कोई गरीब अपनी मर्जी से नहीं होता। बस बस, पहले हमारी बात तो सुन लो, फिर ज्ञान देना। क्या बात है जो आप लोग इतना चिढ़ गए हो? हम लोग मॉल गए थे, तो जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। ड्राइवर ने शॉर्टकट लिया और हमारी कार एक अजीब से बाजार के बीच में से निकली। और औरत एक सब्जी वाले से 5 रुपए के लिए लड़ रही थी। ये गरीब लोग कितने कंजूस होते हैं। भला 5 रुपए के लिए कोई क्यों ही लड़ेगा? आता ही क्या है आज के वक्त में 5 रुपए में। सीरियसली मुझे तो देखकर अजीब लग रहा था। कैसे ये लोग अपना वक्त लड़ने में निकाल देते हैं। अरे मम्मी, सबके पास इतने पैसे नहीं होते जितने हमारे पास है। उनके लिए 5 रुपए भी बहुत बड़ी चीज है। हम लोग अगर 100 रुपए भी छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनके लिए 5 रुपए बहुत है। आपको ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। असली भैया आप तो रहने ही दो। 5 रुपए में भला क्या आता है? क्या कर लेगा इंसान 5 रुपए बचाकर? और जैसे ये सच है कि हम अमीर हैं, वैसे ये भी तो सच है कि वो लोग गरीब हैं। वो आदत की वजह से गरीब है। काम करने के बजाय वो लोग भीख मांगकर गुजारा करते हैं। इसमें उनकी ही गलती है ना? जाने दो, मैं आप लोगों को कुछ नहीं समझा सकता। उस घर में सोहन के अलावा सभी लोग गरीबों को एक एलियन प्रजाति समझते थे। उसी शाम जब दूध वाला आता है तो उसकी सोहन उसे अंदर बुलाकर सोफे पर बिठा लेता है। अरे ये दूध वाला सोफे पर बैठकर क्या कर रहा है? उठ यहाँ से, जा जाकर दरवाजे पर खड़ा हो। मैं भैया। अरे पापा, उसके पैर में चोट लग गई है, इसलिए मैंने उसे अंदर बुलाया है ताकि मरहम पट्टी कर दूं। ऐसे में बेचारे से तो चला भी नहीं जा रहा। उसे आराम करना चाहिए, पर ये तो दिन भर काम करने वाला है। ऐसे में जख्म ज्यादा हो जाएगा ना। ओह गॉड, सोहन तुम क्या करते रहते हो? मरहम पट्टी करने पैसे दे दो, डॉक्टर के यहाँ जाकर पैर ठीक करा लेगा। तुम क्यों ऐसे लोगों को घर में बुला लेते हो और खुद उनकी सेवा में लग जाते हो जैसे ये गरीब लोग राजा महाराजा हो? हाँ, और नहीं तो क्या भैया। ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठते होंगे, भैंसों को नहलाते होंगे, उनका गोबर उठाते होंगे, और आप इन्हें बुला के सोफे पर बिठा लेती हो। छी छी छी। अब तो ये सब गंदा हो गया। इसको फेंक कर नया ही लेकर आना होगा पापा। अब ये हमारे बैठने के लायक नहीं रहा। मैं चाहता हूँ, वरना मेरी वजह से आपका घर भी अशुद्ध हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देता हूँ, फिर जाना। और आप लोग अगर मदद नहीं कर सकते तो जाकर अपना काम करो ना, मुझे मेरा काम करने दो। सोहन उस दूध वाले को वापस बिठाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। ये देखकर बाकी सबका मुंह बन जाता है। उसके जाने के बाद प्रेमलता कहती है, ये सोफा उठाओ और कबाड़ में फेंकाओ और पूरे हॉल की धुलाई करो। ये अब क्या बोल रही है मम्मी? ऐसा क्या ही हो गया जो आप सोफे ही बाहर फेंकने को कह रही हैं? करनी थी, तूने कर ली ना। अब अपना मुंह बंद रख। जिस सोफे पर वो दूध वाला बैठा था, मैं उस पर नहीं बैठ सकती। नया सोफा खरीदूंगी मैं। हे भगवान, आप लोगों को तो अब भगवान ही समझा है। तभी सोहन का छोटा भाई राज घर में आता है और चिल्लाकर कहता है, ब्रिंग योर टॉवल। कोई है या सारे मर गए? क्या सर? ओह माय गॉड, इन गरीब जाहिलों को इंग्लिश भी नहीं आती। तौलिया ले आओ। किसने इनको काम पे रख लिया? ठीक है सर। क्या हो गया बेटा, क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये गरीब वैसे इन गरीबों के बच्चे। अभी बाहर एक गरीब के बच्चे ने मुझ पर पुल्ला कर दिया। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन करता भी क्या। छी छी छी, कितने गंदे होते हैं ये लोग। जाओ ठीक से नहा लेना। अरे बच्चे तो शरारत करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात। बचपन में मैं भी तो ऐसे शैतानियां करता था, कोई बात नहीं। अब तो रहने ही दो भैया। आपको पता नहीं ये गरीब अच्छे कैसे लगते हैं। उनका जीवन ऐसे ही चल रहा था। और फिर एक दिन सोहन एक लड़की से कोर्ट मैरिज करके उसे घर ले आता है। प्रेमलता गुस्से से भर जाती है। ये तूने क्या किया सोहन? शादी करनी थी तो कम से कम हम लोगों को बता तो देता। अगर मैं आप लोगों को बता देता तो आप लोग शादी करनी ही नहीं देते। हम लोग मॉडर्न सोच वाले लोग हैं, हमें लव मैरिज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी शादी में करोड़ों रुपए लगाकर ऐसी शादी करती कि पूरी दुनिया देखती कि किसी रईस की शादी हो रही है, लेकिन तूने सब खराब। मैरिज की नहीं है मम्मा। बात यह है कि रीमा अनाथ और गरीब है, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैंने बिना आपको बताए शादी कर ली। ये सुनकर सोहन के परिवार के सभी सदस्य गुस्सा हो जाते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज इनसेन।
तेरा दिमाग खराब हो गया क्या बेटा? या इस लड़की ने तेरे ऊपर कोई काला जादू किया है? तूने एक गरीब लड़की से शादी कर ली, तूने कुछ भी नहीं सोचा हमारे परिवार की इज्जत के बारे में? अब क्या जवाब दूंगी मैं अपनी किटी पार्टी के सहेलियों को? ये सब तूने क्या किया? कम से कम बहू तो बराबरी की लाता। अरे माँ, इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? मुझे जो पसंद है मैंने उससे शादी कर ली। दुनिया को दिखाने के लिए शादी नहीं की है मैंने क्या क्या सोच कर रखा था, मेरी भाभी ऐसी होगी वैसी होगी, और आप ये क्या उठा कर लाए हो? कोई स्टैंडर्ड है इनका? देखो तो कैसे कपड़े पहने। प्रिया, तमीज से बात करो। ये भाभी है तुम्हारी, अगर एक और शब्द गलत बोला तो अच्छा नहीं होगा। इसी बात ये हमारी भाभी है। ऐसी भाभी लाए हो आप कि हम किसी से मिलवा भी नहीं सकते। एक गरीब लड़की को भाभी कैसे बोलूं? सोहन, ये तुमने ठीक नहीं किया, पर अब जो हो गया सो हो गया। इसको अंदर लेकर जाओ। मैं जानती हूँ आप लोग मेरे गरीब होने की वजह से मुझे पसंद नहीं करते, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं एक अच्छी लड़की हूँ और मैं आप सबका दिल जीत लूंगी। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सब लोग रीमा की बात सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रीमा को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। मुझे माफ कर देना रीमा, कि मैं तुम्हें ऐसे परिवार में ले आया। अरे, आपने तो पहले ही बताया था कि आपका परिवार कैसा है। मुझे उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी, और आप देखना, जितना प्यार आप मुझे करते ना, आपका परिवार भी मुझसे उतना ही प्यार करेगा एक दिन। रीमा अपने ससुराल में घुलने मिलने की कोशिश करने लगती है, पर उल्टा वो लोग उसका मजाक बनाते हैं। एक दिन प्रिया अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी तो वो रीमा से कहती है, भाभी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? भाभी, तिरामिसू खाओगी? तिरामिसू? ये क्या होता है? कुछ कचौड़ी जैसा है क्या? ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हंसने लगते हैं। भाभी, तुम ना बिल्कुल गंवार हो। सॉरी, मेरा मतलब गाय हो, गाय। तिरामिसू एक फ्रेंच। ओह अच्छा, नहीं, आप लोग खाओ। ऐसे ही कोई ना कोई बात पे रीमा का मजाक बनाया जाता। रीमा अंदर ही अंदर दुखी होती, लेकिन किसी को कुछ ना कहती। एक दिन प्रेमलता रीमा को एक मॉडर्न ज्वेलरी पहनने को देती है। ऐ लड़की, इधर आ। तुझे और मेरे बेटे दोनों को ही हमारी इज्जत का ख्याल तो है नहीं, लेकिन अब क्या करें, ना चाहते हुए भी तू है तो हमारे खानदान की। ये ले, इसको पहन ले, ताकि खानदानी तो लगे कम से कम। जी माँ जी, अभी पहन कर आती हूँ। रीमा कमर में पहनने वाली ज्वेलरी को ये देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ओह थैंक गॉड कि तुमने ये मेरे सामने ही पहना। किसी और के सामने पहन लिया होता तो वो तो हंस हंस के पागल हो जाता। मैंने इस तरह की ज्वेलरी पहले कभी देखी नहीं है। वो तो बात ऑब्वियस है, इतनी गरीब हो तो कहाँ से देखी होगी। वो लोग रीमा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, पर रीमा उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और अपने काम से काम रखती थी। वो सुबह सुबह उठकर आरती किया करती, पर उसका देवर राज गाने बजाता था। देवर जी सुनो ना। हाँ क्या हुआ, बोलो क्या काम है? मैं आरती कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए गाना बंद कर लीजिए ना। अरे प्लीज, सुबह सुबह आरती कौन करता है? और मेरी आदत है हर रोज सुबह गाना बजाने की, मैं बंद नहीं करूंगा। तुम्हें आरती करनी है तो ठीक है, करो जाकर, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रहा हूँ ना, तो तुम मुझे क्यों रोक रही हो? और वापस आकर आरती करने लगती है और राज गुस्से में गाने की आवाज को और तेज कर देता है, लेकिन रीमा आरती करती रहती है और थोड़ी देर में तेज आवाज की वजह से म्यूजिक सिस्टम खराब हो जाता है और अब गाना बंद हो जाता है। राज को ना चाहते हुए भी आरती सुननी पड़ती है और थोड़ी देर में राज को आरती सुनकर मन में गजब की शांति महसूस होती है, इसलिए वो नहाकर आरती में बैठ जाता है। अरे वाह देवर जी, आप भी यहाँ, आप कब आए? मैं प्रसाद खाइए। मैं रोज गाने इसलिए सुनता हूँ क्योंकि उससे मेरा माइंड रिलैक्स होता है, पर आज आरती सुनकर बहुत सुकून मिला। मैं आज से पहले कभी आरती में बैठा ही नहीं था। भगवान के काम में तो सुकून ही सुकून है, सच्चे मन से भक्ति करो तो सुकून मिल ही जाएगा। अब से ना मैं रोज आरती के समय आया करूंगा, और अगर ना हो तो आप मुझे बुला लेना। अगले दिन भी राज आरती के समय आकर बैठ जाता है। जब रीमा आरती कर लेती है तो राज भी आरती करता है, उसे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आज सूरज के दर से निकला है भैया, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? ये रीमा की वजह से हुआ है, मैंने तो पहले ही कहा था ये सबका मन जीत लेगी। यही काम और अच्छा होता अगर तू बहू बराबरी की लाता। माँ, तुम कभी नहीं बदलने वाली,
चलो बहू के आने से कुछ तो अच्छा हुआ, मेरा दूसरा बेटा सुधर गया। अगले दिन प्रिया की कुछ सहेलियां आती हैं और प्रिया उनके लिए एक स्पेशल डिश बनाती है। मम्मी बताओ कैसी बनी है? ये क्या बना कर रखा है तूने? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 2 दिन की बासी सब्जी खा ली हो। ये कुकिंग वुकिंग तेरे बस की बात नहीं है बेटा, रहने दे। क्यों अपनी सहेलियों को भरी जवानी में मारना चाहती है? प्रेमलता प्रिया का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। प्रिया को बहुत बुरा लगता है और उसे रोना आता है। तभी रीमा वहां आती है। अरे क्या हुआ प्रिया दीदी, आप रो क्यों रही है? क्या बात है? मैं अपनी सहेलियों के लिए कुछ बना रही थी और मुझसे सही नहीं बन पाया, इसलिए मम्मी ने मेरा बहुत मजाक बनाया। अब मैं अपनी सहेलियों को क्या खिलाऊंगी उनके सामने? अरे बस इतनी सी बात पे आप रो रही हैं, आप फिक्र क्यों करती हैं? आपकी भाभी है ना, आप बस देखती जाओ। रीमा बचे हुए सामान से प्रिया को एक नई तरह की डिश बनाना सिखा देती है, जो कि उसकी सहेलियों को बहुत पसंद आती है। उस दिन के बाद से प्रिया भी अपनी भाभी को पसंद करने लगती है। भाभी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, पर मॉम बनाने का हम छोटे लोग करते हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और तुम सबसे अच्छा खाना बनाओगी और एक दिन शेफ बन जाओगी। इससे पहले आमतौर पर रीमा अकेले ही बैठी रहती थी, पर अब राज क्या करते थे। ऐसे ही जब एक शाम रीमा, सोहन, राज और प्रिया बैठकर बातें कर रहे थे तो प्रदीप उनको देखकर सोचता है, मैं तो हमेशा बिजनेस में ही लगा रहा, कभी अपनी फैमिली को सही से टाइम ही नहीं दिया, और इस वजह से ये लोग भी कभी आपस में मिलजुल कर नहीं बैठे। पर आज बहू की वजह से कितनी खुशहाली है घर में। ये सोचकर प्रदीप भी उन लोगों के साथ जाकर बैठ जाता है और बातें करने लगता है। लेकिन प्रेमलता के अंदर पैसे का घमंड अभी तक भरा हुआ था। बाकी सब रीमा के साथ अच्छे से पेश आते थे, लेकिन प्रेमलता अभी भी उसे ताने दिया करती थी और उसका मजाक बनाया करती थी। चलो बहू, हमें कुल देवता के मंदिर कोई शौक तो नहीं है तुम्हारे साथ जाने का, लेकिन क्या करूं, ये रिवाज है कि बहू के साथ ही जाना होता है। ओके मम्मी जी, चलिए। माँ, तुम अभी भी रीमा के साथ ऐसे बात कर रही हो? जब सभी ने रीमा को अपना लिया है, मैं भी अपना लेती। अगर तू बहू बराबरी की लेकर आता तो। सोहन अपनी माँ से कड़वे शब्द सुनकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन रीमा कहती है, माँ जी मैं तैयार हूँ, आप चलिए। और कार से मंदिर जाने के लिए वो निकल जाते हैं। कुल देवता का मंदिर एक गांव में होता है। वो लोग जब वहाँ से वापस चलते हैं तो उनकी कार खराब हो जाती है। वहाँ नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए मजबूरन उन्हें बस में बैठना पड़ता है। ओह माय गॉड, आज कैसा मनहूस दिन है, मुझे बस में बैठना पड़ रहा है। बस की तो हालत ही खराब है। उसी बस में एक जिसको लेबर पेन शुरू होता है। अरे कोई डॉक्टर है का इस बस में? कोई मेरी पत्नी की मदद कर सकता है का? मम्मी जी, आप तो औरतों की डॉक्टर है ना, उसकी मदद कर दीजिए ना। चुप रह, मुझे कोई शौक नहीं है इन गरीबों को छूने का। का कहा बहन जी, ये डॉक्टर है का, मेरी मदद करिए, मेरी बीवी बहुत अच्छा ठीक है, आप लोग बस खाली कर दीजिए, मैं करती हूँ। प्रेमलता चाहती तो नहीं थी, लेकिन उसे मजबूरन अब बच्ची की डिलीवरी करनी पड़ती है। बच्चे के पैदा होने पर सब बहुत खुश होते हैं। गांव के लोग आकर प्रेमलता को तरह तरह की भेंट देते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मैं तो इन लोगों को जानती, पर ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, इनमें और हम में कोई खास फर्क नहीं है। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं और पूरा किस्सा सबको बताते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया प्रेमलता। कमाल तो असल में बहू ने किया है। बहू ने सिर्फ मेरे नहीं, हम सबकी आंखें खोल दी। हम लोग सिर्फ एक पैसों की वजह से दूसरे लोगों को अपने से बहुत नीचा समझते थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि हम सब एक जैसे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि आप शहर के बड़े बिजनेसमैन राजवीर की बेटी है। ये सारा नाटक हमने इसलिए किया था ताकि आप लोग सुधर सके। अब तो मेरे दिल में बहू के लिए इज्जत है, क्योंकि अमीर होते हुए भी गरीबों का दुख समझना बहुत बड़ी बात है।